हेलो एवरीवन। तो बात करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। वर्मी कंपोस्टिंग दरअसल एक तरह का ऑर्गेनिक मैन्योर है जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर स्मॉल स्केल पर वर्मी कंपोस्टिंग करके उसे किचन गार्डन्स या फिर छोटे फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है और ये वो कंपोस्ट है जिसे अर्थवॉर्म की मदद से तैयार किया जाता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। Vermicompost is the product of the decomposition process using various species of worms, usually the red wigglers, white worms and other earthworms. जो रेड विगलर्स हैं वो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड होने वाले अर्थवॉर्म्स हैं जो कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। To create a mixture of decomposing vegetable or food waste, bedding materials और वर्मीकास्ट। वर्मीकास्ट जो है क्या है उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि वर्मीकास्ट इट इज ऑल्सो नोन एज वर्म कास्टिंग्स, वर्म ह्यूमस और वर्म मैन्योर और वर्म feces is the end product of the breakdown of organic matter by the earthworms. This process is called vermicomposting, whereas the rearing of worm for this purpose is called vermiculture. So vermiculture और vermicomposting तो अलग-अलग चीजें हैं। Vermicompost contains water-soluble nutrients and is an excellent nutrient-rich organic fertilizer and soil conditioner. वाटर सॉल्युबल फॉर्म में होने की वजह से ये न्यूट्रिएंट रेडिली अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए और इसीलिए प्लांट ग्रोथ को ये बूस्ट करते हैं। इसके साथ साथ सॉइल कंडीशनर की तरह काम करते हैं कि सॉइल का जो बायोटा है उसको रिप्लेनिश करते हैं। इसके अंदर विटामिन्स, हार्मोन्स और ऐसे कई सिनर्जिस्टिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉइल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। It is used in farming and small scale sustainable organic farming. क्योंकि वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने में थोड़ा समय लगता है और ऑलरेडी इसके लिए कंपोस्ट मटेरियल चाहिए तो इसको जो है स्मॉल स्केल पर यूज किया जाता है आमतौर पे। हालांकि कुछ कंट्रीज में ये लार्ज स्केल पर भी इस्तेमाल होती है। Vermicomposting can also be applied for treatment of sewage. सीवेज प्लांट के ट्रीटमेंट के लिए भी वर्मी कंपोस्टिंग का यूज किया जा सकता है, यानी कि अर्थवॉर्म्स का यूज सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। A variation of the process is called वर्मी फिल्ट्रेशन और वर्मी डाइजेशन, used to remove organic matter, pathogens and oxygen demand from wastewater और डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लैक वाटर ऑफ फ्लश टॉयलेट्स। तो जो भी वेस्ट वाटर है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या फिर हमारे हाउस होल्ड से वेस्ट वाटर हो, उसमें एक्चुअली ये करते क्या है अर्थवॉर्म्स, उसमें से हेवी मेटल्स को जो है निकाल देते हैं, उसमें से ऑर्गेनिक मैटर को जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं और उससे जो पानी बच के आता है उसको फर्दर फिर इरीगेशन प्रैक्टिसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। The earthworm species or composting worms most often used are red wigglers, जिनका साइंटिफिक नेम होता है इसीनिया फिटिडा और इसीनिया एंड्री। दो यूरोपियन नाइट क्रॉलर्स जिनको साइंटिफिकली बोलते हैं इसीनिया होर्टेंसिस, जिसका सिनोनिम है डेंड्रोबेना वेनेटा, एंड रेड अर्थवॉर्म्स जिनका साइंटिफिक नेम है लम्ब्रिकस रूबेलिस. They could also be used for the process of vermicomposting. The red wigglers are recommended by most vermicomposting experts क्यों? As they have some of the best appetites and breed very quickly. बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं और इनका एपेटाइट बहुत अच्छा है। एपेटाइट क्योंकि अल्टीमेटली जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, जो भी आप उन्हें सबस्ट्रेट मटेरियल देते हैं वो उन्हें खाते हैं और अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ले जाके उसे डाइजेस्ट करते हैं एंड देन उसे एज अ फिकल मटेरियल निकाल देते हैं और जो वो निकला हुआ उनका मटेरियल होता है वो ही एक्चुअली वर्मी कंपोस्ट होता है। तो जिसका एपेटाइट ज़्यादा अच्छा होगा, जिस अर्थवॉर्म स्पीशीज का, वो उतना ही अच्छा वर्मी कंपोस्ट बनाएगा। The fraction of soil which has gone through the digestive tract of earthworms is called the
ड्रिलोस्फीयर कि जो भी सॉइल इसके साथ में चली जाती है जब वो उस कंपोस्ट मटेरियल को खा रहे हैं या फिर सबस्ट्रेट मटेरियल को खा रहे हैं, दैट फ्रैक्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज ड्रिलोस्फीयर। अब सूटेबल वर्म स्पीशीज, जैसे कि हमने पिछली साइज में कुछ स्पीशीज पढ़ी, एसिनिया फेटिडा जिसको लार्जली रेड विगलर बोलते हैं, या फिर टाइगर वर्म है एसिनिया एंड्री, और लम्ब्रिकस रुबेलस, it does not adapt as well to the shallow compost bin as does the Escherichia fetida। यानी कि अगर गड्ढा या कंपोस्ट बिन जो है वो थोड़ी शैलो है तो आप इस स्पीशीज को यूज नहीं कर सकते। हालांकि सबसे लार्जली यूज होने वाली जो आपकी स्पीशीज है वो है Escherichia fetida। ये हर जगह के लिए अडेप्टिव हो जाती है, डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट के लिए भी अडेप्टिव है। Then Escherichia hortensis, which is known as European night crawler. This is also a suitable worm species, as known as the Dendrobius or Dendras or night crawler. Then we have Eutrylus eugenie, which is known as African night crawlers. Then we have Pharyonyx excavatus. Excavation करता है क्योंकि ये इसका नाम है, which are also known as blue worms. They may also be used in the tropical areas जहाँ पर हल्का सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा. And local species used in India are Pharyonyx excavatus and Lampeto maruti. The large-scale vermicomposting is practiced in Canada, Italy, Japan, India, Malaysia, and Philippines and US also. The most common worms used in composting system, they are the red worms as we know, and they feed most rapidly at the temperature of 15 to 25 degree centigrade. जब भी higher temperature हो जाता है या बहुत ही excessively low temperature हो जाता है, then it is very difficult to manage the number of earthworms in a compost pit. उसके लिए जो है टेम्परेचर राइज कराया जाता है सर्दियों में उसमें स्ट्रॉ मटेरियल डाल के ऊपर से, और गर्मियों के टाइम पर उस पर वेट गनी बैग्स डाल के इस टेम्परेचर को कूल डाउन किया जाता है, और उन गनी बैग्स पे पीरियोडिकली पानी छिड़का जाता है जिससे कि हाई टेम्परेचर से अर्थवॉर्म जो है वो मर न जाए। या कभी कभी क्या होता है कि पिट के अंदर गर्मी की वजह से अर्थवॉर्म जो है वो काफ़ी नीचे अंदर की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है प्रॉपरली मटेरियल को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, पूरा मटेरियल जो है वो खा नहीं पाते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो हेल्प करती हैं ताकि बेस्ट क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट आपको मिले। These species of earthworms, they can survive up to 10 degree centigrade temperatures, and the temperatures above 30 degree centigrade, they may harm the number of earthworms. This temperature range means that indoor vermicomposting with red worms is possible in all but tropical climates. Other worms like Pharyonyx excavatus are suitable for warmer climate. Green waste should be added in moderation to avoid heating in the pit. जितना dry material आप जो है इसके अंदर डालेंगे pit में, उतना ही heat generation ज़्यादा होगा. So it is always recommended कि farm से कोई fresh waste जो है उसको ज़रूर add किया जाए. Vermicompost is ready for harvest when it contains few to no scraps of uneaten food or bedding. There are several methods of harvesting, from small scale systems such as dump and hand sort, let the worm do the sorting, alternate containers and divide and dump. यूजुअली क्या किया जाता है कि पिट्स के अंदर से सभी मटेरियल को बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद में उनका एक ढेर लगा दिया जाता है, और वर्म्स जो है अपने आप ही पिट के ढेर के बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाते हैं, सेंटर की तरफ। तो बाहर से किनारों से सभी कंपोस्ट को जो है वो बाहर निकाल के उसको छान लिया जाता है, उसकी ग्रेडिंग कर ली जाती है। The pyramid method of harvesting worm compost is commonly used in small-scale vermiculture and is considered the simplest method for single-layer bins. When harvesting the compost, it is possible to separate eggs and cocoons and return them to the bin or the compost pit, thereby ensuring new worms are hatched.
Cocoons are small, lemon-shaped and yellowish objects that can usually be seen with the naked eye. Moisture must be maintained above 50% as lower moisture content will not support worm respiration and can increase worm mortality. Operating moisture content range should be between 70 to 90% with the suggested content of 70 to 80% for vermicomposting oriented vermiculture operations. Pests such as rodents and flies are attracted by certain materials and odors, usually from large amount of kitchen waste, particularly meat. अगर इस तरह का waste जो है हम use कर रहे हैं अपने compost pit के अंदर तो possibly उसमें smell आएगी और food की smell से आमतौर पे flies और rodents attract होते हैं. And eliminating the use of meat or dairy product in a worm bin decreases the possibility of pests. Predatory ants can be a possible problem in African countries. There are various benefits of vermicomposting and using vermicompost. It improves soil aeration, enriches soil with microorganisms by adding enzymes such as phosphatase and cellulase. Microbial activity in worm casing is 10 to 20 times higher than the soil and organic matter that the worm ingests. Attracts deep burrowing earthworms already present in the soil. It improves the water holding capacity, enhances germination, plant growth and crop yield. It improves the root growth and structure, enriches soil with microorganisms by adding plant hormones such as auxins and gibberellic acid. Creates low-scale job at local level. Low capital investment and relatively simple technologies make vermicomposting practical for less developed agricultural regions. Researchers have also found from Pondicherry University, they have discovered that worm compost can also be used to clean up heavy metals. They have found a substantial reduction in the heavy metal when the worms were released into the garbage, and they are effective at removing lead, zinc, cadmium, copper and manganese. Now, as the operational cost for the production of this compost works out to be very less than, it is less than 2 rupees a kg, and it is quite profitable to sell the compost even at 4 to 4.5 rupees a kg. It will just double your investment. So the mere process of making a pit and putting the compost into this and then introducing or releasing the earthworm into the pit is as follows. The process consists of constructing brick-lined beds generally of 0.9 to 1.5 meter width and 0.25 to 0.3 meter height are constructed inside a shed open from all the sides. From commercial production, the beds can be prepared with 15 meter length, 1.5 meter width and 0.6 meter height spread equally below or above the ground, while the length of the bed can be made as per the convenience. The width and height, however, cannot be increased as the increased width affects the ease of operation and increased height on conversion rate due to heat buildup. The cow dung and the farm waste can be placed in the layers to make up a heap of about 0.6 to 0.9 meter height. Earthworms are introduced in between the layers at the rate of 350 worms per meter cube area of bed volume that weighs nearly 1 kg. इसका मतलब जो 350 वर्म्स हैं उनका वेट लगभग 1 किलो होता है. तो अगर आप 1 मीटर क्यूब एरिया में अगर आप ये वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं then you will be needing 1 kg of earthworms. The beds are maintained at about 40 to 50% moisture content and a temperature of 20 to 30 degrees centigrade by sprinkling water over the beds. Thank you.